विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानविकी के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के बाद जीवन अस्तित्व की चुनौती विषयक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के समस्त प्रतिभागियों को मेरा सादर अभिवादन। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से संत्रस्त है। पूरा विश्व तहस-नहस हो गया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और एक अविश्वास का संकट पूरे विश्व में उत्पन्न हो गया है। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, इसके कारण क्या हैं और अगर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद का जीवन कैसा होगा। यह निश्चित रूप से सत्य है कि कोरोना के बाद का जो जीवन है वो पूरी तरीके से परिवर्तित रूप में होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के अंग के रूप में स्वीकार कर ली जाएंगी, जैसे मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, स्वच्छता, बार बार जो है हाथ धोना, ये सब निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंग बन जाएंगे और कम से कम आगे आने वाले साल 2 साल तक तो रहेंगे ही। अब प्रश्न ये है कि जो जीवन अस्तित्व के समस्त चुनौती प्रस्तुत हुई है उसका समाधान कैसे किया जाए। वैज्ञानिकों के पास अपने तरीके हैं, उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। दुनिया भर के लैब में वायरस को खत्म करने के लिए टीकों की खोज शुरू हो गई है। प्रौद्योगिकी में अपने ढंग से इसका इलाज किया जा रहा है। मानविकी के अंतर्गत हर एक डिसिप्लिन अपने अपने तरीके से इसके बारे में सुझाव देती है। मानविकी के अंतर्गत दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने की वजह से दर्शन शास्त्र अपने तरीके से समस्त समस्याओं के समाधान की बात करता है। वैसे भी दर्शन शास्त्र मनुष्य के लिए एक जीवन शैली और जीवन मूल्यों की स्थापना करता है, हमें जीवन यापन कैसे करना है। इस संबंध में अगर हम कोरोना के बाद जो जीवन अस्तित्व के समक्ष चुनौती हैं, इस विषय पर बात करना चाहेंगे तो मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के आधार पर इसकी व्याख्या हो सकती है। यह बात निश्चित है कि यह एक प्रकृति का प्रकोप है और मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब प्रकृति के समक्ष संकट उत्पन्न हुआ है, प्राकृतिक असंतुलन हुआ है, तो प्रकृति निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। इसे हम प्रकृति के प्रतिशोध के रूप में भी ले सकते हैं। अनेक बार महामारियां आती हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी जैसे तूफान आते हैं और भी अनेक प्रकार के इस तरह से प्राकृतिक संकट उत्पन्न होते हैं और मानव जीवन के समक्ष अस्तित्व के लिए चुनौती उत्पन्न होती है और हमेशा से मनुष्य किसी न किसी रूप से इस पर जीत हासिल करता है। आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए मैं भी पूर्णतया आश्वस्त हूं, इस संकट से भी हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक पूरी तरीके से इस संकट से हम मुक्त नहीं होते हैं तब तक हमें एक नवीन जीवन शैली अपनानी होगी। यदि हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो वैदिक काल से ही भारत में एक समष्टिवादी सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी इस संसार में है सब ईश्वर का वास है, ईश्वर का ही अंग है। यूनिवर्सल यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हम करते हैं। चेतना के स्तर पर संपूर्ण ब्रह्मांड में एकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परम तत्व से उत्पन्न हुआ है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मानव और प्रकृति के बीच किसी प्रकार के शोषक और शोषित का संबंध नहीं रह जाता है। इन दोनों के बीच अंतर संबंध है। हमारा जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है और प्रकृति का संरक्षण हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने, उपभोक्तावादी सोच ने, भोगवादी प्रवृत्ति ने और कुछ पश्चिमी दृष्टिकोण ने ऐसा पूरे विश्व को एकांगी दिशा की ओर अग्रसर किया है जिससे कि भोग को ही मानव जीवन का लक्ष्य मान लिया गया। अधिकतम उपभोग को मनुष्य का स्वभाव मान लिया गया और अधिक से अधिक उत्पादन करके मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने की बात पूरे विश्व में होने लगी। और इसी संदर्भ में ही
ग्लोबलाइजेशन की बात की गई, लिबरलाइजेशन की बात की गई, और यह ग्लोबलाइजेशन मानवीय आधार पर न होकर के, चेतना के स्तर पर न होकर के अर्थव्यवस्था के रूप में था। इसलिए वो वास्तविक भूमंडलीकरण कभी नहीं हो पाया। भारतीय दृष्टिकोण में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है वो आध्यात्मिक स्तर पर है। संपूर्ण वसुधा को एक परिवार मानने की बात है। पश्चिमी विचारधारा में ग्लोबल फैमिली की बात होती है, ग्लोबल विलेज की बात होती है, लेकिन वहां आध्यात्मिक रूप से नहीं होती है, वो भौतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ही ऐसा कहा जाता है। भारतीय दर्शन में और भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो शुरू से ही वैदिक काल और उपनिषद काल के बाद स्मृतियों में भी हर जगह सबके स्वास्थ्य और सबके सुखी होने की बात की गई है। हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं कि जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं वे ही मूल्यवान हैं और जो अनुपयोगी हैं वे हमारे लिए मूल्यवान नहीं हैं। हम सब में ईश्वर का अंश देखते हैं, पार्ट ऑफ डिवाइन एंटिटी। हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं, प्रकृति भी उसी का अंश है। जितने जीव हैं, जितने चराचर जगत में प्राणी हैं, वे सब ईश्वर के ही अंश हैं। इसलिए कहीं से उनके प्रति अत्याचार, शोषण की बात भारतीय संस्कृति में नहीं की गई है। हमारी सोच तो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब सवाल यह है कि हम किस साधन को अपनाएं। तो सबसे पहले हमें यह स्पष्ट कर देना होगा कि मनुष्य केवल भौतिक और आर्थिक प्राणी नहीं है। हम बौद्धिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, नैतिक भी हैं, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो विविध प्रकार की हैं। एक संपूर्ण जीवन ऐसा होता है जहां हम समन्वय बना करके चलते हैं। केवल भौतिक प्रगति करना एकांगी प्रगति है। जब तक बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक समस्त दृष्टिकोण से हम प्रगति न करें, मानव प्रगति अधूरी और एकांगी रह जाती है। हमारे यहाँ नैतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कॉस्मोसेंट्रिक एथिक्स की बात की गई है, जबकि पश्चिमी दृष्टिकोण में एंथ्रोपोसेंट्रिक एथिक्स की बात की गई है, या जिसे एंथ्रोपोसेंट्रिक मोरालिटी कहते हैं, जहां पर मनुष्य ही केंद्र में है। नैतिकता मानवेतर प्राणियों तक नहीं है। जब हम कॉस्मोसेंट्रिक एथिक्स की बात करते हैं तो संपूर्ण सार्वभौम नैतिकता की परिधि में आ जाता है। हमारा अन्य प्राणियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्रकृति के घटकों के प्रति, जल, नभ, थल के प्रति जो व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, वो नैतिकता की परिधि में आता है। और इसलिए हम मानवेतर प्राणियों को, प्रकृति को भी आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि वेदों में इनकी पूजा की बात की गई है, रिस्पेक्ट फॉर नेचर की बात की गई है। नेचर इज नॉट आवर मेड, वो हमारी दासी नहीं है। हमारा सिद्धांत लेने और देने का है। हम जब प्रकृति से लेते हैं तो उसे देते भी हैं। हम जियो और जीने दो की नीति पर चलते हैं। हम दूसरों को मार करके अपना जीवन सुरक्षित नहीं करना चाहते हैं। तो जब हम कॉस्मोसेंट्रिक एथिक्स की बात करते हैं तो चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्राकृतिक तत्व हो, इनके सब के प्रति हमारी नैतिक जवाबदेही बनती है। हम अपने इनके प्रति किए गए समस्त कर्मों के प्रति उत्तरदायी हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है ये हमारे ही कर्मों का दंड है जो प्रकृति हमें दे रही है। हमने एकांगी मार्ग को अपनाया और बिल्कुल प्राकृतिक शक्तियों की उपेक्षा की, प्राकृतिक घटनाओं को सीरियसली, गंभीरता से नहीं लिया। जब प्राकृतिक असंतुलन के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी, तब जाकर पश्चिमी विचारकों ने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी सोच में थोड़ा सा विस्तार किया। जो एंथ्रोपोसेंट्रिक मोरालिटी थी उसका थोड़ा विस्तार करके इकोसेंट्रिक मोरालिटी कहा गया। और 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते पश्चिमी पर्यावरणविदों और दार्शनिकों ने इकोलॉजी के बीच भेद किया, जिसको एक को सरफेस इकोलॉजी और दूसरे को डीप इकोलॉजी कहा गया।
अब उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इकोलॉजी का इंट्रिंसिक वैल्यू है। जिस तरह मानव जीवन का आंतरिक मूल्य है, उसी तरह प्रकृति का भी आंतरिक मूल्य है। वो स्वयं अपने आप में मूल्यवान है। वो इसलिए मूल्यवान नहीं है कि वो हमें भोग का विषय प्रदान करती है, बल्कि इसलिए मूल्यवान है कि उसका स्वयं का अस्तित्व मूल्यवान है, जैसे हमारा अस्तित्व मूल्यवान है। अगर हम इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाएं, एक नई जीवन शैली का विकास करें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को माने, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही योग भी आता है। और आज संपूर्ण विश्व जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता प्रदान कर रहा है, तो योग के महत्व को स्वीकार कर रहा है। और योग हमें एक सर्वांगीण जीवन यापन करने के योग्य बनाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास करके योग को वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवाई है। इसी तरीके से अब हमें जागरूकता, सतर्कता के साथ जीवन यापन करना होगा। आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। कहीं से भी डिप्रेशन की स्थिति में ना आए, कहीं से भी किसी फ्रस्ट्रेशन में ना आए, और ये मानकर चलें कि जीवन हमेशा परिवर्तनशील होता है। ये परिस्थितियां भी समाप्त हो जाएंगी और आगे चल करके फिर से हम एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण हमने भी देखा कि भारत में बहुत दयनीय स्थिति उत्पन्न हुई। करोड़ों की संख्या में मजदूर रोजगार विहीन हो गए, सड़कों पर आ गए, कितने लोगों की मौत हो गई। लेकिन इससे सबसे बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके उपचार की जरूरत है। कैसे हम इससे पार पाएं? तो मेरा ये मानना है कि हम अपने जीवन शैली में सुधार लाएं, अपनी भोगवादी प्रवृत्ति को बदलें, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करें। गांधी जी कहा करते थे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, हमारी समस्याएं मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स से समाप्त होंगी। हमें यह तय करना होगा कि ग्रीड और लोभ दो अलग अलग चीजें हैं, और जब तक हम इन दोनों के बीच भेद नहीं करेंगे, तब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा। हमें कंज्यूमर की जगह कंजर्वर बनने की जरूरत है। इसीलिए आज कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। हमें आने वाले भविष्य को भी ध्यान में रख करके अंधाधुंध शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। और आज हम देख ही रहे हैं कि 4 महीने में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य विकसित हुआ है। नदियां स्वच्छ हो गई हैं, वातावरण में शीतलता आ गई है। तो अगर हम अपने भावी जीवन को भी इसी अनुरूप विकसित करें, अंधाधुंध फैक्ट्रियों के प्रदूषण से प्रकृति को मुक्त करने का प्रयास करें, सहयोग की प्रवृत्ति का विकास करें, जो विश्व बंधुत्व की धारणा भारतीय संस्कृति में है, उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यूएनओ बना तो था वैश्विक एकता के लिए, लेकिन वो भी अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। आज हम WHO को लेकर के संदेह की स्थिति में आ गए हैं। तो हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास करना है, एक नई लाइफ स्टाइल को अपनाना है, योग को जीवन का अंग मानना है, और अनेक प्राकृतिक तत्वों के उपभोग से अपनी इम्यूनिटी को विकसित करना है, प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। इस संकट में भी वही लोग अस्तित्व की लड़ाई में विजयी हुए हैं जिनमें इम्यूनिटी थी, जिनका स्वास्थ्य बेहतर था। विश्व के तमाम सरकारों को भी अब हेल्थ और एजुकेशन, इन 2 सेक्टर्स को ध्यान देने की जरूरत है। तभी हम एक बार फिर से सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज जो हमारे सामने समकालीन संकट है, इससे भी हम मुक्ति पा जाएंगे। यह निश्चित है कि आने वाले समय में टीकों का भी आविष्कार हो जाएगा। इस प्रकार की समस्या से हम समाधान पा जाएंगे। लेकिन हर एक समस्या हमारे सामने चुनौती बनकर के आती है, और उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। तो मेरा अपना यही मानना है कि हमें एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन शैली को विकसित करना होगा, जहां पर हम त्यागपूर्ण भोग की बात करते हैं,
अंधाधुंध भोग नहीं, संरक्षण करना भी आवश्यक है। त्यागपूर्ण भोग में ये होता है कि हम केवल भोग नहीं करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षण करते हैं। तो प्रकृति को संरक्षण देने की जरूरत है। उसका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर प्रकृति असंतुलित हो गई, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और अत्याचार हुआ, तो फिर जो संकट आज है इस प्रकार का संकट भविष्य में भी उत्पन्न होगा और हम अनेक प्रकार की परेशानियों में पड़ जाएंगे। धन्यवाद।